तो लड़ाई छिड़ने के बाद से ही यूक्रेन का ज़पोराज़िया पर लगातार अटैक जारी है। ज़पोराज़िया पावर प्लांट सबसे पहले रूस के कब्जे में आया था। शुरुआत में ज़ेलेंस्की ने भरसक कोशिशें की कि इस पावर प्लांट पर वो दोबारा कब्जा कर सकें, लेकिन पुतिन के लड़ाकों के सामने ज़ेलेंस्की की एक न चल सकी। अब जो बड़ी खबर सामने आई है उस पर यकीन किया जाए तो पुतिन ने रूस को रोशन करने के लिए ज़पोराज़िया का ही सहारा लेने की ठान ली है, यानी कि यूक्रेनी न्यूक्लियर पावर के सहारे ही अब बड़ा खेल होने वाला है। आपको पूरी खबर दिखाएंगे, ये भी बताएंगे कि रील वाले जिस जेम्स बॉन्ड को फिल्मों में आपने खूब देखा होगा, उसके रियल डिपार्टमेंट MI6 को महाजंग में पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है, क्योंकि अब बारी ब्रिटिश न्यूक्लियर प्लांट को पुतिन के प्रकोप से बचाने की आ गई है। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने अपना एक नया प्लान बना लिया है। ज़पोराज़िया पर पूरी तरह कब्जे की तैयारी में है रूस का न्यूक्लियर प्लांट इस्तेमाल करने का प्लान है और रूस की अब ये कोशिश होगी जिस पर शुरू से नजरें टिकी हुई थी, यूक्रेन के ज़पोराज़िया पावर प्लांट को अपने कब्जे में कर इस बड़े पावर प्लांट का इस्तेमाल रूसी शहरों को रोशन करने के लिए किया जाए। प्लांट से रूस को पावर सप्लाई करने की योजना अब पुतिन बना रहे हैं। ज़पोराज़िया पर कब्जे को लेकर यानी कि जो जंग है वो अब और ज्यादा तेज हो गई है। फोकस यूक्रेन के ज़पोराज़िया पर ज्यादा रहेगा। ज़पोराज़िया फ्रंट पर आमने सामने दोनों सेनाएं नजर आ रही है। तो आपको पुतिन के ज़पोराज़िया पावर प्लांट से जुड़ी कुछ और डिटेल्स बताते हैं। तो फिर शुरू होने वाला है एनरहोर्डर न्यूक्लियर पावर प्लांट। प्लांट में पावर प्रोडक्शन शुरू करने की तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। प्लांट से रूस की बिजली सप्लाई की योजना बनाई गई है। जांच के लिए स्पेशल टीम तैयार किया जा रहा है। 750 किलोवाट बिजली लाइन को रिस्टोर किया जाएगा। 2 फरवरी से पावर सप्लाई की तैयारी रूस द्वारा की जा रही है। तो देखिए, पूरी तरह से रूस ने अपनी कोशिशें और अपनी प्लानिंग जो है वो तेज कर दी है। और मेजर जनरल शशि अस्थाना, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि साहब, जिस तरह से एक के बाद एक पुतिन की नई स्ट्रैटेजी, नए प्लान वॉर को लेकर सामने आते हैं, अब ये कहना गलत नहीं होगा कि फोकस यूक्रेन से भी ज्यादा ज़पोराज़िया उस शहर पर है जिसके पावर प्लांट को हत्या कर रूस को रोशन कर सके। इसमें कोई शक नहीं है कि रूस की जो सामरिक नीति है उसके मुताबिक उन्होंने उन इलाकों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है जो यूक्रेन की तरफ से काफी महत्व रखते थे, चाहे वो ज़पोराज़िया एनर्जी प्लांट हो, क्योंकि उस ज़पोराज़िया प्लांट से अगर आप देखें तो पूरी एनर्जी यूरोप में सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है और इसकी एनर्जी जो है वो ना सिर्फ यूक्रेन में बल्कि काफी देशों में जाती थी, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि जो इलाका, जो साउथ इलाका है, साउथ से जो कॉरिडोर बन रहा है जो रूस ने अपने कब्जे में लिया है, वो इलाका इनका सबसे प्रोडक्टिव इलाका है और वहां पर हर तरीके से चाहे इंडस्ट्रियल सेंटर कहें या बाकी जो सेंटर कहें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूस ने एक सामरिक पूरे प्लान के तहत डॉनबास रीजन, जाहिर है कि उन्होंने उसको अपने कब्जे में लिया, क्योंकि डॉनबास के लोग जो हैं वो पहले ही रूस के साथ थे। और उसके बाद जो ये साउथ कॉरिडोर है, इससे उनको फायदा ये होता है कि क्रीमिया भी मिल जाता है साथ में। तो डायरेक्ट जो लैंड बॉर्डर है वो क्रीमिया के साथ उनका जो लैंड लिंक जुड़ जाता है। और यूक्रेन जो है बार बार क्रीमिया का पानी बंद कर देता था, तो वो भी एक परेशानी है जिसको रूस दूर करना चाहता था। तो इस लड़ाई में कई सारी चीजें उन्होंने एक तरीके से एक साथ पूरा प्लान बनाया है और उस प्लान को काफी हद तक उन्होंने कारगर भी किया है। कैजुअलिटी उनकी बहुत हुई है, कई चीजें उनके हक में नहीं गई और पूरा वेस्ट खड़ा है यूक्रेन के साथ। तो यूक्रेन की जो ताकत है वो सिर्फ यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, यूक्रेन एक जगह है जहां ये लड़ाई हो रही है। असली में लड़ाई तो नाटो और रूस के बीच में चल रही है और जो अमेरिका उसको ज्यादा से ज्यादा उसको बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि अमेरिका का इसमें सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। उसके हथियार बिक रहे हैं, उसकी एनर्जी भी महंगे तौर पे बिक रही है और जब ये लड़ाई खत्म होगी तो उसके बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी सबसे ज्यादा लेगा यूक्रेन को दोबारा बनाने के लिए। तो
जो अमेरिका की जो आर्म्स लॉबी है जी। वो नहीं चाहती कि ये लड़ाई खत्म हो, और तभी आप देखेंगे कि नए सिरे से अब वो टैंक देने की बातचीत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से आप बता रहे हैं, रूस की सामरिक नीति ही है जो एक एक कर रूस को सक्सेस तो जरूर मिलता जा रहा है। डोनेट्स्क के बाद अब जापोरिज्जिया पर फोकस है, और वेस्ट भले यूक्रेन के साथ जरूर खड़ा हो, लेकिन क्या ये साथ मिल पा रहा है, क्या इसका फायदा यूक्रेन उठा पा रहा है, ये बड़ा सवाल, क्योंकि मुनाफा इसमें बाजी अमेरिका मारता जा रहा है। जनरल साहब, सवाल ये इसलिए भी उठता है कि आपने बताया यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, 750 मेगावाट एनर्जी, किलोवाट एनर्जी माफ कीजिएगा, जो अब तक यूक्रेन को मिलती थी, ये रूस अगर सामरिक तरीके से हासिल कर लेगा तो दोनों सेनाएं अभी आमने सामने हैं, रूस को इसका कितना बड़ा फायदा मिल पाएगा? इससे जाहिर है कि फायदा उन्हें मिलेगा, चाहे अगर पूरा प्लांट भी ऑपरेशनल ना हो और कम भी बिजली मिले तो भी रूस को फायदा होगा, लेकिन रूस को फायदा से ज्यादा यूक्रेन को नुकसान होगा। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि यूक्रेन की चिंता यह है कि मेरे को कितना नुकसान होगा। अभी दूसरे इसमें एक और चीज सामने आ रही है जो मैं और ऐड करना चाहूंगा आपकी खबरों में जी। ऐसा भी माना जा रहा है कि इस न्यूक्लियर प्लांट में हो सकता है कि रूस अपने जो सामरिक हथियार है वो भी छुपाने की कोशिश करे, ताकि जब उसको इस्तेमाल किया जाए उसको वहां पर लाया जा सके, क्योंकि इस न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर बमबारी अगर यूक्रेन करेगा तो भी मुसीबत है, और पूरा वर्ल्ड जो है वो भी चिंता जाहिर करेगा, क्योंकि आईएईए भी बार बार बोल रहा है इसको कि आप बफर जोन डिक्लेयर कीजिए। दोनों जगह से, दोनों को, यूक्रेन और रशिया दोनों को अपील कर रहा है वो बार बार कि इसको बफर जोन आप डिक्लेयर कीजिए। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अभी यूक्रेन भी छटपटाएगा इस प्लांट के चक्कर में कि अगर रूस इसका वर्चस्व इसके ऊपर उसका रूस का बढ़ जाता है तो रूस भी पूरी कोशिश कर रहा है, और जाहिर है कि अगर ये एनर्जी उनको मिलती है तो उनकी एनर्जी में इजाफा होगा, और इजाफे से ज्यादा जो नुकसान है, क्योंकि एक अभी रूस की अगर आप देखिए सामरिक नीति ये है कि यूक्रेन के एनर्जी ग्रिड को तोड़ा जाए, और इस पूरा यूक्रेन अगर अंधेरे में होगा तो उनकी जो विल है, जो सहन शक्ति है लड़ने की, वो बिल्कुल आस्ताना साहब, और रूस के इसी कोड को हम डिकोड करने की कोशिश आपके जरिए कर रहे हैं। आगे भी समझेंगे इस नीति में कितना बड़ा नुकसान रूस को हो रहा है, कितना फायदा, कितना नुकसान यूक्रेन को हो रहा है, कितना फायदा रूस को हो रहा है। बहरहाल एक जो बड़ा अपडेट इस बीच हमें मिल रही है, रूस से तनाव के बीच ब्रिटेन ने भी एक और बड़ा कदम उठा लिया है। न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। प्लांट की सुरक्षा में तैनात एंटी ड्रोन सिस्टम, तो देखिए अब एंटी ड्रोन सिस्टम यहां पर कर दिया गया है कि अगर रूसी वॉर होता है तो पूरी तरह से ड्रोन वॉर को रोका जा सके, अटैक को रोका जा सके। ब्रिटेन को न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की आशंका लगातार बनी हुई है, और न्यूक्लियर प्लांट पर आतंकियों के अटैक का खतरा उन्हें सता रहा है। कई अन्य जगहों पर भी आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। हमले से बचने के लिए लगभग 80 लाख पाउंड खर्च किए जाएंगे। तो देखिए हर तरीके की मदद अब यूक्रेन को मिल रही है, और ऐसे में जिस तरह से आपको हम बता रहे हैं कि लगातार अलग अलग देशों का साथ यूक्रेन को मिल रहा है, ब्रिटेन खड़ा है साथ यूक्रेन के, और 80,000 पाउंड की मदद की जा रही है एंटी ड्रोन सिस्टम लगाकर रूस के हमलों से बचाने के लिए। और अब आपको बताते हैं ब्रिटेन को दुश्मन से किस तरह का खतरा है। दरअसल रूसी जासूसों ने अपना एक नया जाल बिछा लिया है। ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ा खतरा है रूसी स्पाई नेटवर्क। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में रूस के करीब 1000 जासूस हैं जो अलग अलग शहरों में आम लोगों के बीच रहते हैं, उनके साथ मिले हुए हैं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये जासूस कैब ड्राइवर से लेकर वेटर भी हो सकते हैं, जो अपनी पहचान छिपाकर ब्रिटेन में रहते हैं, घूमते फिरते हैं। बताया ये भी जाता है कि इन जासूसों पर रूस के जासूसी विंग फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस का कंट्रोल है। एक अनुमान के मुताबिक पूरे ब्रिटेन में 70,000 से ज्यादा रूसी बसे हुए हैं, और ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी रूस की हो सकती है। और एक एक कर किस तरह से जो नया खतरा है वो यूक्रेन के सामने मंडराने लगा है। ब्रिटेन से लेकर यूक्रेन तक में रूसी जासूस जो 1000 से ज्यादा की संख्या में इधर उधर लोगों के बीच इस वक्त मिलते जुलते पाए जा सकते हैं। बहरहाल जो नया प्लान है वो है साइबर हैकिंग का। तो एक के बाद एक देखिए रूस ने किस तरह से प्लान बनाए हुए हैं यूक्रेन पर हमले के। अब साइबर हैकिंग का साया मंडराने लगा है। ब्रिटेन को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए काम कर रहे हैं उन संदिग्ध एजेंट से भी खतरा है जो हैकिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। ब्रिटेन को डर ये है कि हैकर्स कहीं उनके राजनेताओं की पर्सनल चैट्स के साथ साथ इंटरनेशनल पार्टनर्स के बीच की सीक्रेट बातचीत की डिटेल्स कहीं रूस को ना दे दें।
ब्रिटेन दावा करता है कि उसके पास साइबर अटैक से बचने के लिए मजबूत टेक्नोलॉजी है, लेकिन कुछ महीनों पहले ही आपने देखा होगा कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस का फोन कैसे हैक हो गया था और तमाम डिटेल्स सबके सामने आने की खबरें थी। तो ऐसे में ब्रिटेन को यह डर भी सता रहा है कि कहीं साइबर हैकिंग का खतरा ब्रिटेन के ऊपर ना मंडरा रहा हो। ये रूस के लिए बड़ा फायदा हो सकता है और ब्रिटेन के लिए अंतरराष्ट्रीय नुकसान। तीसरा बड़ा खतरा है लेजर अटैक का। तो जासूसों से लेकर साइबर अटैक से लेकर लेजर अटैक का प्लान रूस ने बनाया हुआ है। ब्रिटेन पर आतंकी हमलों की आशंकाओं के बीच लेजर अटैक भी परेशानी का एक सबब साबित हो सकता है। ब्रिटिश खुफिया विभाग का मानना है कि पुतिन की वॉरशिप गोर्शकोव अटलांटिक सागर में है और जिरकॉन के साथ साथ इस वॉरशिप पर लेजर वेपन्स भी हमले के लिए रेडी है। तो देखिए किस तरह से लेजर वेपन्स का इस्तेमाल कर हमला किया जा सकता है। चौथा बड़ा डर जो है वो है एक्सपोज होने का डर। ब्रिटेन का एक और जो सबसे बड़ा डर है वो ये कि कहीं हम एक्सपोज ना हो जाएं। दरअसल रूस यूक्रेन महायुद्ध में ब्रिटेन जेलेंस्की का भरपूर साथ दे रहा है। कई तरह के हथियारों की सप्लाई की जा रही है, तरह तरह की रणनीतियां भी तैयार की जा रही हैं। लिहाजा कहीं ब्रिटेन की स्ट्रैटेजी लागू होने से पहले ही पुतिन तक ब्रिटेन की यह स्ट्रैटेजी ना पहुंच जाए, इसके मद्देनजर ज्यादा सावधानी बढ़ती जा रही है। तो ये तमाम अलग अलग खतरे हैं जो इस वक्त ब्रिटेन को भी सताने लगे हैं। और शशि अस्थाना साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अस्थाना साहब, आपने वो तमाम मुद्दे देखे जिनका हम जिक्र कर अपने दर्शकों को समझा रहे थे, कैसे स्ट्रेटेजिकली रूस जो है न सिर्फ वॉर के जरिए अब लोगों को डराने लगा है, ब्रिटेन से लेकर यूक्रेन तक का जो है डर वो साइबर अटैक से लेकर लेजर अटैक तक पहुंच चुका है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि जो जिस किस्म से ये लड़ाई की डायमेंशन बदल रही है, तो इसमें अलग अलग जो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये लड़ाई के, न्यूक्लियर है, साइबर है, लेजर है और बाकी जो खुफिया एजेंसीज हैं जिनको हम एक तरीके से काइनेटिक और नॉन काइनेटिक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ये दोनों जो हैं कुछ जो हैं जो सामने सामने की लड़ाई में होते हैं जिसको कॉन्टैक्ट वॉरफेयर कहा जाता है, और ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको आप नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं, जैसे साइबर हो गया और बाकी के जासूस हो गए, ये सब। अब ऐसा है कि रूस ने भी ये ब्रिटेन ने भी और अमेरिका ने भी अब इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि हम टैंक देंगे यूक्रेन को। इससे डायमेंशन बदल जाते हैं लड़ाई के। इसका मतलब ये है क्योंकि यूक्रेन इतनी जल्दी तो ना तो टैंक के ऊपर ट्रेनिंग कर सकता है, ना उनका लॉजिस्टिक सेटअप है। टैंक अकेला लड़ाई नहीं लड़ता है, उसके साथ एयर डिफेंस भी चलता है, उसके साथ ब्रिजिंग इक्विपमेंट भी चलता है। यूक्रेन ने सारे अपने ब्रिज उड़ाए हुए हैं। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अभी ब्रिटेन को पता है कि मैंने एक स्टेप हाई कर दिया है एस्केलेशन डायनेमिक्स में, या लड़ाई की जो सीढ़ी है उसमें मैं एक कदम आगे मैंने बढ़ाया। अब अगर मैंने बढ़ाया तो जाहिर है कि रूस भी कुछ ना कुछ करेगा मेरे ऊपर। और जब पुतिन ने ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था तो उस टाइम में ये क्यूबा भी होके आया है, तो अमेरिका भी थोड़ा हिल गया था कि शायद कहीं ये 1962 वाला क्यूबन क्राइसिस दोबारा तो नहीं खड़ा करेंगे कि कुछ मिसाइल न्यूक्लियर हथियार अगर उन्होंने क्यूबा में दोबारा डिप्लॉय कर दिया तो फिर अमेरिका को मुसीबत हो जाएगी। उसी मुताबिक ये भी हिलने लगे हैं थोड़ा थोड़ा। अब क्या हो गया है, ये सब ये चाह रहे हैं कि यूक्रेन वाले मरते रहे, यूक्रेन वाले लड़ते रहें, और इन्हें ये लग रहा है कि भाई हमें तो डायरेक्ट नहीं लड़ना है। इससे बढ़िया ये है कि अगर बजाय डायरेक्ट लड़ने के यूक्रेन को हथियार दे दो, जो मांगता है दे दो, वो लड़ते रहें, वो रूस कमजोर हो जाए, और अगर रूस कमजोर हो जाता है तो हमारे ऊपर से खतरा टल जाएगा। लेकिन ये एक मिसकैलकुलेशन है दोनों तरीके से, क्योंकि जाहिर है कि रूस की भी अपनी प्रॉब्लम है, रूस को बहुत कैजुअलिटी हुई है, रूस की इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, और रूस को कोई इतना ज्यादा साजो सामान से इतनी मदद नहीं कर रहा है, तो जाहिर है कि उसकी भी अपनी एक लिमिट है जहां तक वो कार्रवाई कर सकता है। और आपने देखा होगा कि अभी उन्होंने डायरेक्ट अटैक थोड़े कम कर दिए ताकि कैजुअलिटी कम हो जाए, स्टैंड ऑफ अटैक बढ़ा दिए हैं, क्योंकि वो रूस का जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा से ज्यादा हथियार पैदा कर सकता है। पूरे यूरोप का इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है इतने हथियार नहीं बना सकता जितना रूस बना सकता है। बिल्कुल अस्थाना साहब सही समझा रहे हैं आप। आगे भी हम आपसे चर्चा इस पर लगातार करते रहेंगे, किस तरह से जो जंग है वो अब एक स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर का रूप ले चुका है, और ऐसे में तमाम देश अपने अपने फायदे में लगे हुए हैं कि किस तरह से उन्हें इसमें फायदा मिल सके। बहरहाल रूस का यूक्रेन की सेना पर एक और बड़ा हमला हुआ है, ओडेसा के पास पावरफुल मिसाइल अटैक हुआ है। दरअसल पेट्रोडोलिंस्की में सब स्टेशन पर यह हमला हुआ है, बताया जा रहा है। ओडेसा के पास ये एक पावरफुल मिसाइल अटैक की तस्वीर भी आपके सामने है।
यूक्रेन का शहर ओडेसा, जहां रूस ने ये एक दमदार हमला किया है। यूक्रेन से जंग के बीच रूस का एक और बड़ा कदम जो सामने आ रहा है, रूस ने T8BV टैंक अपग्रेड कर दिए। जंग के मैदान में T8BV टैंक का एक्शन देखने को मिला। T8BV टैंक से यूक्रेनी सैनिकों पर अटैक किया गया है। उन टैंक्स की तस्वीरें देखिए जो अब अपग्रेडेड हो चुके हैं। एक तरफ रूस लगातार अपने हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्हें अपग्रेड भी कर रहा है ताकि जो अगला हमला है वो और ज्यादा ताबड़तोड़ हो सके। बैटलफील्ड से सुपर एक्सक्लूसिव, रूस के ड्रोन अटैक में अमेरिकी तोप को तबाह कर दिया गया है। अमेरिकी M777 हॉवित्जर को रूस ने तबाह कर दिया है। बड़ी खबर है ये। रूसी सेना ने हॉवित्जर पर सटीक निशाना लगाते हुए उस पर हमला किया। ये तस्वीरें आप देखिए, जो कि यूक्रेन का एक बड़ा एसेट था अमेरिका द्वारा दिया गया हॉवित्जर 777, और इस पर सटीक निशाना लगाते हुए रूस ने इसे